नमस्कार, वर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 जीवों का विकास पार्ट 2। तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से तो हम सभी परिचित हो ही चुके हैं, जिसके बारे में हमने अ, देखा है, सुना है, अर्थात हम उससे परिचित हैं। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है या उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की क्या होती है, पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक जो जीव है वो है डायनासोर। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा? डायनासोर के बारे में पढ़ा। डायनासोर का नाम आपने सुना ही होगा। और डायनासोर के ऊपर कई हॉलीवुड मूवी भी बनी है, आप में से कई ने देखा भी होगा, है ना? तो डायनासोर क्या है, अभी ये विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन लगभग पृथ्वी पर 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का क्या था, पृथ्वी पर राज था। उस समय एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग कितने सेंटीमीटर का था? 50 सेंटीमीटर का था। और जो बड़ा डायनासोर है लगभग 40 मीटर का था। इस डायनासोर में के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ डायनासोर क्या है, मांसाहारी होते हैं, तो कुछ डायनासोर शाकाहारी होते हैं। कोई पैरों पर चलने वाला होता है, तो कोई 4 पैरों पर चलने वाला डायनासोर होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कोई डायनासोर तो उड़ने वाला भी होता है। और हमने डायनासोर के समय में एक विशेष प्रकार के पौधे गिंको के बारे में भी हमने पढ़ा था। और डायनासोर के खत्म होते होते जो विशालकाय जो हाथी है और अन्य जीव है, उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी पिछली कक्षा में। तो इन जीवों उसके बाद हमने पढ़ा था जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। आवास और उसका प्रभाव। हम सब जानते हैं बच्चों कि अ, किसी भी जीवों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? एक सुरक्षित आवास आवश्यक है, उसका भोजन आवश्यक है और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। कोई भी किसी भी आवास में, चाहे वो किसी भी प्राणी के लिए हो, जहाँ पर उसको पर्याप्त रूप से भोजन और प्रजनन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, वहाँ पर उस जीवों का विकास अत्यधिक मात्रा में होता है। और जहाँ पर उसको पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल रही है, सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो क्या वहाँ पर जीवों का विकास संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जीवों का विकास क्रम रुक जाएगा। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जीवों के विकास के लिए जो आवास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित आवास में ही जीवों का विकास संभव हो पाता है और उसका जो है वंश वृद्धि और जो प्रजनन की क्रिया है वो आगे बढ़ती रहती है। और इन सब चीजों को हमने एक ग्राफ के माध्यम से भी पिछली कक्षा में समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। आज हम क्या पढ़ेंगे? बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। तो बच्चों बचपन से ही डार्विन जो है
वो क्या है, प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में क्या रखते थे, विशेष रुचि रखते थे। जो हमारे डार्विन महोदय है वो क्या है, प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है और प्राणियों का आवास कैसा है, किस प्रकार का है और उनका व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में क्या है, जो हमारे डार्विन महोदय है वो विशेष रुचि रखते थे और अपने आसपास इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। आपने देखा ही होगा, हमको जिस चीज में रुचि रहती है तो हम उसके बारे में और अधिक जानने के लिए क्या करते हैं, उसके बारे में फिर खोजबीन करते हैं, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे डार्विन महोदय है वो क्या है, प्राकृतिक घटनाओं और प्राणियों और उनके आवास और उनके व्यवहार के बारे में जानने में रुचि रखते थे। तो अपने आप को किस काम में झोंकते, उनके विषय में जानकारी जुटाने में। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए हैं, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में क्या आया, व्यापक परिवर्तन आया। उसमें जो जीवों की विविधता है कि विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जो उन जीवों पर प्रकृति का कैसा प्रभाव पड़ता है और इस सब में क्या है, डार्विन महोदय ने अध्ययन किया और उसके अध्ययन का क्या है, जो सामाजिक सोच है उसमें क्या आया, परिवर्तन आया, व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, परिवर्तन आया। अब हम देखते हैं कि सन 1831 में 1831 में डार्विन महोदय है क्या करते हैं, इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का डार्विन महोदय को मौका मिल जाता है। तो डार्विन को कप्तान साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्रा करनी पड़ी थी, जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन करना इत्यादि उनका क्या था, कार्य था। जहाज में रहने वाले अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। जिस जहाज में वो अध्ययन कर रहे थे वहां पर क्या था, एक अच्छा पुस्तकालय था, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। मतलब बीगल जो महोदय है उन्होंने 27 दिसंबर को अपना सफर शुरू किया, किसमें, जहाज में अपना सफर शुरू किया। तो उसका सफर कब समाप्त हुआ, 2 अक्टूबर 1836 में सब खत्म हुआ। अब हम देखते हैं कि डार्विन महोदय ने अपने सफर में क्या-क्या अवलोकन किए। अब हम डार्विन महोदय के अवलोकन के बारे में देखते हैं। बीटल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन हैं, जिसमें है जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादन। जो डार्विन महोदय ने जो अवलोकन किया है उसमें विशेष तौर पे क्या है कि उन्होंने जीवों के विकास का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो क्या है, विशेष महत्वपूर्ण है। सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। जब सफर पर निकले डार्विन महोदय तो उन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। उसमें उन्होंने कई प्रकार के जीव देखे। जब उन्होंने समुद्र के पानी का अवलोकन किया तो डार्विन महोदय ने क्या देखा, वहां कई प्रकार के जीव देखे, जिसको देखकर क्या है, डार्विन महोदय चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। समुद्र में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो वहां पर जो डार्विन महोदय है उनको क्या मिला, खाने व खाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ है उनकी श्रृंखला नजर आई।
ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह-तरह के जीवों के बीच में दिखाई दिया। सेम ऐसी श्रृंखला उनको कहाँ पर दिखाई दिया? पहाड़ों पर। पहाड़ों पर क्या है? पहाड़ों पर भी एक जीवों की जो खाद्य श्रृंखला है, वो चलते रहती है। फिर उसके मन में यह विचार आया कि हर तरफ क्या है? संघर्ष है। हर तरफ क्या है? हर तरफ संघर्ष है। मरो या मारो है। जो बच सकता है वही बच रहा है। अर्थात चारों तरफ संघर्ष है और सब एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। और जो बच रहा है, जो दूसरों को मारकर बच रहा है, असल में वही बच रहा है। शायद भौगोलिक जरूरतों के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच सकता है। इस रिसर्च से उनको ये पता चला कि जो भौगोलिक जरूरत है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उस वातावरण में जो जीव क्या है अपने आप को ढाल ढाल के और सामने जो जीव है उससे संघर्ष करके जो जीव बच जाता है, वास्तव में क्या है? वही जीव बच सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवासों का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। जब वो दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उनको क्या है? पहाड़ों के ऊपर ऐसी चट्टान मिली जिनमें क्या है? समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। चट्टानों में हमने पढ़ा ही है कि कोई भी जीव जंतु के जो जीवाश्म है वो क्या है? हमें कई जगह चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। तो उसी प्रकार जब दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों का उन्होंने अवलोकन किया तो वहां पे उन्हें समुद्री जीवों के क्या मिले? अवशेष मिले, जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें ऐसे भूकंप का भी अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। जब डार्विन महोदय अमेरिका के पहाड़ में थे तो उन्हें क्या अनुभव हुआ? भूकंप का अनुभव हुआ जिससे कि समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा है कि समय समय पर महाद्वीप और महासागर में भी व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है और आता ही है। आपको पता है ना, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो परिवर्तन हर जगह होते रहता है। परिवर्तन के बिना क्या सृष्टि भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये परिवर्तन कहाँ में हो सकता है? महाद्वीप और महासागर में। यहाँ पर बच्चों हम देखते यहाँ पर हम जो डार्विन द्वारा संग्रहित विशालकाय रीछ का जीवाश्म है, हम उसको देखते हैं। डार्विन द्वारा संग्रहित विशालकाय रीछ का जीवाश्म। अब हम देखते हैं कि रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। जो रेतीले समुद्र के किनारे पर जो ऊंचे चट्टानों से जो समुद्र के किनारे घिरी हुई है, जब डार्विन महोदय ने उनका अवलोकन किया तो उन्होंने क्या अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। अर्थात जो समुद्रों में जो परिवर्तन होते रहता है, जो चट्टानों में पर्वतों में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हमारी पृथ्वी की सतह पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसका परिवर्तन हमको पृथ्वी की सतह पर भी देखने को मिलता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों आदि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। जब डार्विन महोदय ने
अध्ययन किया, अवलोकन किया, तो उनको क्या पता चला कि जो विलुप्त स्तनधारियाँ हैं, जो विशालकाय विलुप्त स्तनधारी हैं, जो अभी नहीं है, जो विलुप्त हो चुकी है, अभी सिर्फ उनका क्या है, जीवाश्म संरक्षित है और सरीसृप जीव है। उनके जीवाश्म से पता चला कि जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ-साथ समानताएं भी हैं। जो पहले के जीव हैं, जिनका जीवाश्म अभी संरक्षित है, उनके साथ क्या है, अभी के जीवों की डार्विन महोदय ने कल्पना करके देखी, तो दोनों में क्या पाया उन्होंने, दोनों में बहुत सारी समानताएं भी पाई और बहुत सारी विभिन्नताएं भी पाई। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ-साथ जीवों में भी परिवर्तन आता है। ये सब डार्विन महोदय के अवलोकन से सिद्ध होता है। और ऐसा होता ही है कि जब कोई परिवर्तन होता है तो उसका क्या है, प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है और पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न जीवों पर भी उसका परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता ही है। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पहले के जो जीव हैं, जो पहले के विशालकाय जो स्तनधारी जीव है, सरीसृप है, उसके जीवाश्म का जब अध्ययन किया गया, तो जो अभी के जीव हैं, जो अभी वर्तमान में जो जीवित जीव हैं, उन दोनों में क्या है, विभिन्न प्रकार की समानताएं भी है और विभिन्नताएं भी हैं। दोनों के गुणों में कुछ कुछ समानताएं पाई गई, तो उनकी आकृति में समानताएं पा गई और कुछ-कुछ विभिन्नताएं भी पाई गई। अच्छा, अब हम देखते हैं एक फैक्ट के बारे में। 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा, तब क्या हुआ, तहलका मच गया। कब पकड़ा? 1938 में। अफ्रीकी तट के किनारे मछुआरों को क्या मिला? एक मछली जैसा जीव मिला। उस जीव को देख के चारों तरफ क्या है, तहलका मच गया, क्योंकि अब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए हैं। इसे सिलकेंथ नाम दिया गया था, जैसे कि चित्र में आप देख ही रहे हैं। सिलकेंथ, ये कौन सा जानवर है? सॉरी, कौन सा जीव है? सिलकेंथ। चित्र में एक ऐसा दिखाई दे रहा है, मछली के आकार का दिख रहा है, लेकिन सेम मछली जैसा भी नहीं लग रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित दिख रही है। आप देख ही रहे होंगे, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इसमें क्या-क्या समानताएं लग रही है मछलियों की और क्या-क्या विभिन्नताएं लग रही है। इसका नाम क्या है? सिलकेंथ। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी। उभयचर जो समुद्र के जल में या जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर। अर्थात वो जल में भी और स्थल में भी दोनों जगह क्या है, कंफर्टेबल है, दोनों जगह वो सरवाइव कर सकता है, दोनों जगह वो जीवित रह सकता है। तो इसमें कुछ विशेषताएं क्या थी? मछलियों की भी थी और कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी। उस समय यह माना गया था कि इसका विकास रुक गया है। उस समय जब इसको पकड़ा गया था अफ्रीकी तट में मछुआरों ने, तो उस समय ये माना गया था कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। अतः जब इसका विकास रुक गया था, तो इसको क्या बोल रहे थे सब लोग? जीवित जीवाश्म, क्योंकि ये मृत नहीं था ना, ये जीवित था, इसको जीवित पकड़ा गया था, इसलिए इसको क्या बोला। और चूंकि इसमें विकास रुक गया है, इसमें विकास की गति आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसको जीवाश्म भी कहने लग गए थे लोग, क्योंकि इसमें विकास आगे बढ़ नहीं रहा था, वो वहीं पर स्टेबल हो गया था, वहीं स्थायी हो गया था।
परंतु अब हम क्या है जान गए हैं कि इस इनमें विकास की क्रिया अभी भी हो रही है। अब हमको ये पता चला कि इसमें अभी भी विकास हो रहा है, उसमें अभी भी विकास की प्रक्रिया जो है वो हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि अब इसमें विकास की क्रिया हमको जब इसमें विकास की क्रिया दिख रही है, विकास का लक्षण दिख रहा है, तो इसको जीवाश्म कहना उचित है? बताइए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें विकास हो रहा है इसलिए हम इसको जीवाश्म नहीं कर सकते हैं। वो जीवित प्राणी में आ जाएगा, वो मृत प्राणी में नहीं आएगा। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जब कोई जीव जंतु, कोई प्राणी जब वो मृत अवस्था में रहता है और उसका जो अवशेष है वो क्या है चट्टानों में दब जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उसका जो अवशेष मिलता है वो हमको वो जीवाश्म कहलाता है। और ये जो सिल्केंथ नामक जो मछली का आकार का जो प्राणी है, ये तो जीवित है। इसमें अभी भी विकास की क्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है, इसलिए इसको जीवाश्म कहना क्या है उचित नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि डार्विन महोदय ने बहुत लंबे समय तक विभिन्न प्राणियों पे प्राकृतिक जो वातावरण है उस पर क्या है बहुत सारे अवलोकन किए और बहुत सारे फैक्ट क्या है हमारे सामने आए, और उन्होंने यह भी बोला कि इस सारे अवलोकन से उन्होंने स्पष्ट किया कि चारों तरफ क्या है, हर तरफ संघर्ष है, संघर्ष ही संघर्ष है, या तो मरो या फिर मारो। इस संघर्ष से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए या तो खुद मर जाओ या फिर सामने वाले को मार दो, फिर जो बच जाएगा वही बस बचा रह पाएगा। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव क्या हो जाता है, बच जाता है। जो हमारी भौगोलिक वातावरण है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जो इंसान अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, मतलब वो सहज महसूस करता है, उस जो संघर्ष है, जो युद्ध है, उसमें से वो जब वो सही सलामत बाहर निकल पाता है, तो क्या है सिर्फ वही जीवित बच सकता है, उस भौगोलिक वातावरण में एडजस्ट हो सकता है, उसमें कंफर्टेबल हो सकता है और सुविधापूर्वक वो क्या है अपना जीवन यापन कर सकता है। इस तरीके से जो जीवन का जो क्रम है वो आगे बढ़ते रहता है। इस प्रकार बच्चों हमने आज नए नए फैक्ट के बारे में जाना, डार्विन महोदय के जो अवलोकन है उसको जाना कि किस किस प्रकार से हम जो बाहरी समुद्री जो वातावरण में परिवर्तन होता है, पहाड़ों चट्टानों में जो परिवर्तन होता है, जो रेतीले स्थान है, जो समुद्र के किनारे हैं, ऊंचे ऊंचे चट्टान हैं, उन सब में परिवर्तन का असर किस पे पड़ता है? हमारी पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और उसी के आधार पर उनके जीवन की जो प्रक्रिया है वो आगे निरंतर आगे बढ़ते रहती है। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन, जिसे हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।